बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी मुज़ाकरात का मामला था वो कटाई में पड़ गया। उसका रीज़न इमरान खान साहब ने खुद बताया सहाफ़ियों से बात करते हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुझे ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी ज़मानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट ज़मानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ़ करके मामले को तूल देना चाह रही थी। यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 2.25 साल होने वाले हैं। एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निज़ाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे। बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 2.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि ये भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करें, वो कानून से बालातर है। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आज़ाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। वकला, जजेस, मजदूरों, सिविल सोसाइटी सबको पैगाम दे रहा हूं कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान साहब ने जोर दिया कि 24 नवंबर का एहतजाज 100% कामयाब होगा। अब वादे हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। सारे मरकजी केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने सारा बताया जी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए थे। वैसे ये दोनों लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ये बात मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। वो इसलिए कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं, तो वजीर आला का गुजारा ही नहीं होता जब तक कि वो काम कर ही नहीं सकता। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी गहरी जड़ें पूरे सिस्टम के अंदर कि कोई वजीर आला तो क्या, कोई SHO भी या कोई एक SP या DSP भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े बगैर काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बहुत गहरी हैं निज़ाम के अंदर, तो वजीर आला तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब अलीमा खान साहिबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेश की गई, 10 दिन के लिए टाइम मांगा गया था। जो मुज़ाकरात करने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके मुज़ाकरात किए या बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दिए जाएं, 10 दिन के लिए एहतजाज आप मौखर कर लें और मुज़ाकरात जो है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कल मुझे उन्होंने ऑफर किया आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के मुझ पर एक नया केस बना दिया गया। इससे वादे हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और जब चाहें आपको रिहा कर दें। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, मेरी गिरफ्तारी के पीछे, और ये सारे मिले हुए हैं और ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे थे, जो इमरान खान साहब ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं रुकेगा। मोहसिन नकवी को बुला लिया जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो एक केस चला गया था, वहां पे चीफ जस्टिस के पास ये केस लगना ही वहां था।
इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत से मुताल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कोई भी चीज़ आती है, वो 90% जो है वो जाकर सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ही लगती है। वो इख्तियार भी उनके पास ही है। तो वो केस उनके पास जाके लग गया और उन्होंने वहाँ पे तलब कर लिया वज़ीर दाखिला को, और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया कि आप आए। तो वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे बातचीत की। बहरहाल अब ये केस चल रहा है कि इस एहतजाज को कैसे टैकल करना है। अब अदालत के जरिए से कोई हुक्म लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाहर निकल के बातचीत की है और मोहसिन नकवी ने कहा कि जी पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस से सख्त ऑर्डर लेगी ये हुकूमत और उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर लोगों के ऊपर फस्तायत, जुल्म और जबर किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस का जो सख्त ऑर्डर है वो किस नौयत का होगा ये हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ खास दिनों में पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी है जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान, ओ यार कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो हो ही रहा होता है ना। थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रहे थे तो आपने कहा था जी वो जो है वो मलेशिया के वज़ीर आज़म आ गए, हालांकि वो उस दिन जा रहे थे जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे थोड़े दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी नाना बन गए थे। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब का बेटा दिवा, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में हो रहा होता है। कभी मरियम नवाज की सर्जरी निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। एक मुल्क है भाई इतना बड़ा, तो बेलारूस का सदर आ रहा है। हद हो गई वैसे आप लोगों की। मैं हैरान होता हूं कि बेलारूस का सदर आएगा, आगे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के वापस चला जाएगा, ये होगा। यानी मुझे मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई तो पाकिस्तान में आता ही रहता है हर वक्त। इतना बड़ा मुल्क है भाई, 25 करोड़ इसकी आबादी है, एटमी पावर है दुनिया की 7वीं। तो यहां पे तो लोग आएंगे और जाएंगे। हमने अपने अंदरूनी मामलात को उठा के हम कहां पे जाके जोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी ने एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं ना उनमें अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और चीज़ उन्होंने उठाई, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ इस पर मोहसिन नकवी ने कहा जी उधर हम ख्याल करें या इधर ख्याल करें। आज 38 लोग शहीद हो गए हैं करम एजेंसी में। अब हम वहां ध्यान रखें या यहां ध्यान रखें। अब ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है और 38 लोग वहां पे बताए गए हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो शहीद हो गए हैं, गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये पारा चनार से जाती हुई गाड़ियां। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम ओचित में दहशतगर्दों ने कानवाय पर फायरिंग की। उसके नतीजे में कमोबेश 38 अफराद की शहादत और कुछ जख्मी भी हुए हैं लोग। ये इंतहाई अफसरदा हूँ मैं। दहशतगर्दी की इस घिनौनी वारदात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने बहुत दफ़ा सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस बारे में बताया, एहतजाज भी किए, लेकिन किसी के कान पर चूं तक नहीं रेंगी और इस जुल्म को रोकने में सब नाकाम साबित हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे में अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि वो ज़िला करम पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और DPO तक हटाने का इख्तियार नहीं रखते। ये बात ठीक है, अली अमीन गंडापुर एक DPO को या एक RPO को या एक DC को नहीं हटा सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ज़रूर है, लेकिन इख्तियारात अली अमीन गंडापुर के पास नहीं है, इख्तियारात कहीं और है। मरियम नवाज़ के पास भी इख्तियारात नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ की तो समझ आती है ना कि मरियम नवाज़ फॉर्म 47 पे आई हुई है। मरियम नवाज़ की जाली हुकूमत है। अगर मरियम नवाज़ की हुकूमत में DPO और DC कोई और लगाए, या जिनके पास असली फॉर्म 45 है, जिन्होंने उनके बदले में इनको जाली फॉर्म 47 दिए हुए हैं, अगर वो मरियम नवाज़ की हुकूमत के अंदर मुदाखलत करें तो बात समझ आती है कि भाई आप जीते हुए नहीं, आप हारे हुए चुप करके बैठ जाएं। अब अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज हो जाए या वो अपने सूबे के अंदर अपना ऑफिसर खुद ना लगा सके, तैनात ना कर सके, ट्रांसफर पोस्टिंग ना कर सके, तो इसका मतलब ये है कि ये क्यों कंप्रोमाइज हो रहे हैं। इनको तो अवाम ने हुकूमत बना के दी है, ये तो अवामी हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर ना बड़े लंबे अरसे से पर्दा रख रहे हैं। वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उन्हें दूसरी मरतबा अगवा किसने किया, वो ये भी नहीं बताते कि उनके साथ बातचीत क्या हो रही है, वो ये भी नहीं बताते कि उनके जो वजारत आला है उसमें मुदाखलत का लेवल क्या है। इसका रीज़न मैं जानता हूँ, मुझे पता है इसका रीज़न कि अली अमीन गंडापुर ये सारा कुछ क्यों नहीं बताते। और इसका राज खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला हाउस है पेशावर वाला, उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, अभी मामला और तरफ चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर अब एहतजाज करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ये हुकूमत नाकाम हो गई लोगों को अमन व अमान मुहैया करने में। अब मोहसिन नकवी ने कहा जी हम इधर देखें या उधर देखें। भाई मोहसिन नकवी साहब, आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो है वजारत दाखिला।
वजारत दाखिला का काम है अमन व अमान का क़याम, अमन में लाना, दहशत गर्दों की कमर तोड़ना, दहशत गर्दों के साथ लड़ाई करना। पहले आप गए बलूचिस्तान, वहां जाके मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया जनाब के एक SHO की मार है। उसके बाद हमने देखा तब से लेकर अब तक दहशत गर्दी का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले इतनी बड़ी दहशत गर्दी की वारदात हो गई है स्टेशन के ऊपर क्वेटा में। लगातार वारदातें होती जा रही हैं दहशत गर्दी की। अब मोहसिन नकवी साहब की तवज्जो होनी चाहिए दहशत गर्दी को रोकने के लिए। अब जिन इलाकों से FC उठा उठा के मंगा रहे हैं इस्लामाबाद में, वहां अगर दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मामला यह है कि सियासी एहतजाज जमहूरियत का हुस्न होते हैं, और अगर सियासी एहतजाज हो रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है? लोगों को एहतजाज करने दीजिए। लोगों को मारना, ताकत इकट्ठी करना, यह कोई जरूरी तो नहीं है। इमरान खान के दौर में भी लोग आते थे एहतजाज करने के लिए, वो वेलकम करते थे। लोग आते थे, आके एहतजाज करते थे, बाद वक़्त बैठ जाते थे, बाद वक़्त वापस चले जाते थे। तो लॉन्ग मार्च तो 3 दफा है इमरान खान के दौर में। उन्होंने तो एक दफा भी कंटेनर नहीं लगाए, उन्होंने एक दफा भी लोगों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने कहा जी आने दो इनको। लोग आए, लोग आकर बैठे, बैठ के तंग आके वापस चले गए। तो इमरान खान का अपना स्टाइल था। उन्होंने कहा जी जो दहशतगर्द हैं, जो बाकी मामला हैं, वो रियासत का काम है, ये जो पॉलिटिकल मामला हैं ये पॉलिटिक्स है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का ये सवाल बड़ा बचगाना है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहां से सोच रहे हैं, या उनको कौन फीड कर रहा है, या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही खराब है कि रियासत का काम या वजारत दाखिला का काम यह है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। उनका काम यह नहीं है कि साथ उस IG को खड़ा किया हुआ है जिसके 9 महीनों के अंदर, पिछले 9 महीने में आपको पता है रिकॉर्ड नौइयत की बदअमनी है इस्लामाबाद के अंदर। पिछले 9 महीने के अंदर 8,000 से ज्यादा क्राइम के वाकयात हो चुके हैं। तबाही फिर गई है पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जो इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं, आलमी सतह के ऊपर जो सर्वे हैं, जो डाटा बताता है वो ये बताता है कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 ममालिक में है जहां पे बदअमनी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ये पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सियासी लोग एहतजाज करने क्यों आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये मामला इस तरफ क्यों ले जाते हैं। असल में इमरान खान साहब को जिन लोगों ने पकड़ा है ना, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको समझें आप। क्यों ये इमरान खान साहब को धोखा देकर डिले करना चाहते हैं? अगर किसी को यह लगता है कि ये इमरान खान को छोड़ देंगे तो ये उसकी खामख्याली। इमरान खान कानून के जरिए छूट जाए वो एक अलग बात है, लेकिन निजाम कभी भी इमरान खान को छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी ये रिस्क नहीं लेगी, हुकूमत कभी ये रिस्क नहीं लेगी। उसकी वजह समझिए आप। इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोल रहा है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। ऐसे वक्त में एक लीडर जब जेल से निकलता है तो उसका इस्तकबाल होता है। इमरान खान का इस्तकबाल इस नौइयत का होगा कि दुनिया खमैनी का इस्तकबाल भूल जाएगी। दुनिया भूल जाएगी कि बेनजीर भुट्टो वापस आई थी तो लोग कैसे निकले थे इस्तकबाल करने के लिए। इमरान खान के इस्तकबाल के बाद पाकिस्तान का सारा पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अगर इमरान खान को छोड़ दिया जाता है आज, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो पूरा पाकिस्तान उसकी एक झलक देखने के लिए निकलेगा और इतना बड़ा हुजूम बन जाएगा, इतना बड़ा क्राउड बन जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का पूरा निजाम इमरान खान के सामने बोना लगना शुरू हो जाएगा। और यह एक इतना बड़ा रिस्क है जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं ले सकती। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन हालात ख़राब हो रहे हैं बदकिस्मती से। वहाँ ये हो रहा है कि इंतज़ामिया ने जो है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, इदारों ने लोगों के ऊपर जबर और फस्तायत के साथ दोबारा क्रैकडाउन किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज के लिए ना निकले। लोगों ने रिएक्ट कर दिया आगे से। कई जगहों में पुलिस को फेंटी पड़ी है, कई जगहों में वीडियो आ रही है कि पुलिस को और इंतज़ामिया को महसूर बनाया हुआ है, और कुछ जगह से जो है वो तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आज़ाद कश्मीर में पहले ही एक मामला ट्रिगर कर गया था। भाई आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो एहतजाज करने आएंगे तो जब बाहर आएंगे कहीं पे आप निपट लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा, आप रोक सकते हैं। तो भाई आप आज़ाद कश्मीर जैसे हसास इलाके में, यानी ये पाकिस्तान के लिए हसास इसलिए है कि हमारा एक आलमी मुकदमा है, तो वहां पे तो ना आप इस लड़ाई को शुरू करें। उस जगह पे तो अमन रखें कम से कम, ताकि दुनिया को हमारा ये वाला चेहरा नजर तो ना आए आज़ाद कश्मीर में। भारत मर्जी है, जितनी इनकी अकल है इनसे कुछ भी करने की आप तवक्को कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब की मुखालफत में ये वहां तक पहुंच गए हैं कि बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात पूछ करने वाला, पूछगछ करने वाला नहीं है। वजह यह है कि अगर पूछगछ की तो निजाम अपनी एक गलती छुपाने के लिए 100 और गलतियां कर रहा है। यानी अगर पूछगछ करेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि इमरान खान का दौर बेहतर था, वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। यानी बदतरीन सरमायाकारी पे कोई नहीं पूछता, बदतरीन महंगाई पे कोई नहीं पूछता, बदतरीन गवर्नेंस और नालायकियों पे कोई नहीं पूछता, मईशत मुकम्मल तबाह कर दी गई, कोई नहीं पूछता, दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पे कोई जवाब देने के लिए, सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, खारजी ताल्लुकात में अबतरी पे भी कोई बात नहीं करता। अभी एक बात रिपोर्ट हुई है फैसल वाडा के तवस्सुत से, मैं पढ़ रहा था
कि मरियम नवाज ने कोई चीनी सफ़ीर के साथ कोई इस तरह का जुमला बोला है कि लोग तो मरते रहते हैं, और उसकी वजह से बड़ा उन्होंने माइंड किया है चीन ने मरियम नवाज के स्टेटमेंट को। अब ये पता नहीं इसके अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन फैसल वाडा कह रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट से ही उनको हर बात पहुंचती है, तो मे बी वहां पे वो शिकायत हुई हो और वो बात फैसल वाडा तक पहुंची हो। नाज़रीन, मैं आपको दो छोटी छोटी ऑडियो सुनाना चाहता हूं। एक ऑडियो जनूबी पंजाब से है। डॉक्टर रियाज साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर पे पुलिस ने रेड किया। उसकी जो वीडियो है वो भी यानी मैं देख ही नहीं पा रहा था, जितनी खवातीन चीखें मार रही थी और जैसे तशद्दुद कर रही थी पुलिस। और ये बड़ा पढ़ा लिखा खानदान है, बड़े इज्जतदार लोग हैं। ज़रा उनकी बेटी की आप आवाज़ सुने। उसने एक ऑडियो मैसेज किया, उसकी उंगलियां भी तोड़ दी हैं और ये पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है। ज़रा सुने उनके साथ और उनके वालिद के साथ क्या हुआ। मैं डॉक्टर रियाज लाग साहब की बेटी बात कर रही हूँ। हमारे घर की दीवारें फैला के हमारे घर में आए। हम लोग यहाँ पर एक महफूज मकाम पे थे जलालपुर में, पुलिस हमारे घर के आए, पुलिस का डाला था। SHO ने मेरी वालदा के साथ बहुत बदतमीजी की, घर की औरतों पे हाथ उठाया और डॉक्टर साहब को ज़बरदस्ती इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जैसे हम कोई कातिल है। तो नाज़रीन, ये आपने सुना, तो अब आप देखें ना कि नवाज शरीफ की बेटी जाए सर्जरी करवाने के लिए तो मुबैना तौर पे एयरफोर्स के तैयारे में जाए। हमारे फौजी जवानों की लाशें जब वो शहीद हो जाए तो वो उठा के लाई जाए खच्चरों पे और दूसरे जानवरों पे। ये आलिया हमजा साहिबा ने बताया। अभी मैंने ये, बल्कि उनके कहने के बाद मैंने वीडियो भी देखी और उन्होंने ये एतराज़ किया आलिया हमजा साहिबा ने कि जनाब हमारे शहीद जवानों की लाशें तो खच्चरों पे लाई जा रही हैं बांध के, और इनके निहारी जो है वो जाती है हेलीकॉप्टरों के ऊपर, इनके बच्चे ट्रैवल करते हैं हेलीकॉप्टरों पे, और इनकी बेटी अपनी सर्जरी करवाने के लिए एयरफोर्स के तैयारे में जाती है। तो ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। अब जरा एक और बच्चा है, इसका स्टेटमेंट आप सुनिए। ये नारोवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर मली साहब हैं, उनके घर पे पुलिस ने अटैक किया और वो पुलिस से बचकर भागे कि गिरफ्तारी अवॉइड करनी है। उनके साथ क्या हुआ, जरा उनके बेटे की जुबानी आप सुन लीजिए। हमारे दरवाजे को मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव हार गया, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि ये बच्चा क्या बता रहा है। ये पाकिस्तान के इस वक्त जबर और फस्तायत का ये आलम है, और ये कोई एक दो जगह की कहानी नहीं है। ये कहीं पे रिकॉर्ड होती है, कहीं पे नहीं होती। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले यही दास्तान चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार करते हैं, छोड़ते हैं, वो फिर उसी काम पे लग जाते हैं, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। इस कौम ने भी जिद पकड़ ली है। अब इंटरनेट बंद करने की तैयारी हो रही है। इंटरनेट बंद करने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और वो स्ट्रेटजी जो है वो भी आज शाम तक सारी चीज़ें तकरीबन फाइनल हो जाएंगी। मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इंटरनेट बंद होने की सूरत में क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है, कैसे वो फुटेज और वीडियोज़ जो है और वो तस्वीर सामने आएंगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।